नमस्कार। हम यानी कि मनुष्य एक बहुत ही विशेष क्षमता रखते हैं। वो है अपनी इस प्यारी सी रंग बिरंगी दुनिया को देख सकने की क्षमता। और ये जो क्षमता है ये 300 से 700 नैनोमीटर की विद्युत चुंबकीय तरंगों, जिन्हें ऑप्टिकल विंडो भी कहा जाता है, उनकी मदद से हम इस दुनिया को, इन रंगों को देख पाते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अपने कौशल का प्रयोग करके न सिर्फ हम अपने आसपास की दुनिया, बल्कि बहुत दूर स्थित पिंड जो एस्ट्रो स्केल पर हैं, या बहुत छोटे जीव और पदार्थ जो माइक्रो लेवल पर हैं, माइक्रोस्कोप्स का यूज़ हो या टेलीस्कोप्स का यूज़ हो, हमने अपने कौशल का प्रयोग कर इन दोनों लेवल्स पर भी दुनिया को देखा है और उनका ऑब्जर्वेशन लगातार कर रहे हैं। अब ये सामान्य सी हमारी जो देख सकने की प्राकृतिक क्षमता थी, वो इतनी असामान्य रूप से, इतनी तकनीकी कौशल से कैसे भर गई, इसका रहस्य छुपा है जो ऑप्टिकल एलिमेंट्स हैं, लेंसेस हैं, मिरर हैं, उनसे प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है, इसकी पूरी समझ होने पर। तो आज राजकीय महाविद्यालय बड़कोट उत्तरकाशी के भौतिक विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर रश्मि उनियाल आप सबका स्वागत करती हूँ इस डिस्कशन में, जो बेस्ड है इमेज थियोरी ऑफ लेंस सिस्टम पर। और उसमें भी विशेषतया मैं बात करूँगी गॉसेस जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन पर। गॉस के प्रतिबिंब बनने के जो सामान्य सिद्धांत हैं, उन पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल इमेज या प्रकाशीय प्रतिबिंब, ये किसी भी वस्तु का लेंस, मिरर या जिसे दर्पण भी कहा जाता है, या इनके किसी भी निकाय या सिस्टम से बना हुआ वो प्रतिबिंब है जो लाइट वेव्स के रिफ्रैक्शन या परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन या डिफ्रैक्शन, विवर्तन के परिणाम स्वरूप हमें किसी स्क्रीन पर मिलता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में मिरर का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट, एक व्यक्ति जो मिरर के सामने खड़ा है, उसका एक प्रतिबिंब मिरर में बन गया है। और यहाँ पर एक बी, जिसका प्रतिबिंब कॉनकेव लेंस की मदद से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार देखा जा सकता है। तो प्रतिबिंब वो वस्तु से बड़ा हो सकता है, जैसा लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और वस्तु से छोटा भी हो सकता है, जैसा राइट साइड में दिख रहा है। यहीं पर हम न सिर्फ उनके बड़े या छोटे होने की बात करते हैं, जिसको हम बाद में मैग्निफिकेशन की मदद से भी समझेंगे, बल्कि उनके रियल और इमेजिनरी होने की भी बात करते हैं। तो किसी भी ऑप्टिकल एलिमेंट, वो लेंस हो, मिरर हो, एक से अधिक लेंसेस का सिस्टम हो, लेंस और मिरर का कंबाइंड सिस्टम हो, उनसे बना हुआ प्रतिबिंब अलग अलग भौतिक प्रॉपर्टीज लिए हुए हो सकता है। टेलीस्कोप्स हों, माइक्रोस्कोप्स, DSLR कैमरास, या फिर दैनिक जीवन में आई करेक्शन के लिए यूज़ होने वाले स्पेक्टेकल्स ही क्यों ना हो, इन सभी में एक सिंगल लेंस ना होकर एक से ज़्यादा लेंसेस या ऑप्टिकल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो अब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोएक्सियल लेंस सिस्टम होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, 3 तरीके के लेंस सिस्टम्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। कोई भी कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम, कोएक्सियल का मतलब है जिनकी अक्ष एक ही हो। तो इसमें किसी भी प्रकार के कितने भी लेंसेस या एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं और जिनकी मुख्य अक्ष
या जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो यहाँ पर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इनकी प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होनी चाहिए। जैसा यहाँ पर पहला सिस्टम दिख रहा है, विच इज़ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम, जिसमें इस लेंस की, ये एक सिंपल लेंस ना होकर इसकी एक सरफेस कर्व्ड है और एक सरफेस प्लेन है। सिमिलरली ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं, और इस तरीके से ये तीसरा लेंस सिस्टम जिसमें कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए गए हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि क्यों हम एक इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड लेंस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, हम एक सिंगल लेंस को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लेंसेस की ज़रूरत ही क्यों है। तो जैसा कि लेंसेस यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, मान लीजिए कि इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ पैराएक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, मतलब वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इस तरीके से रेज को रिफ्रैक्ट करता है, लाइट रेज को, कि वो दूसरी सरफेस से इमर्ज होने के बाद में किसी एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं, जिसे हम इस लेंस का फोकल पॉइंट कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन अलग अलग कलर की रेज, ब्लू, रेड और ग्रीन, ब्लू, ग्रीन और रेड, तीनों कलर्स तीन अलग अलग जगह पर फोकस हुए। मतलब कि जब हम कोई लेंस यूज़ करते हैं और हमने वाइट लाइट इंसिडेंट रे के रूप में यूज़ की, तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट वेवलेंथ्स वो अलग अलग जगह पर फोकस होती हैं, सबकी फोकल लेंथ सेम नहीं होती है। ये और इस तरीके के और कई डिफेक्ट्स जिन्हें एबेरेशन भी कहा जाता है, तो ये एबेरेशंस की वजह से जो हमें इमेज मिलती है, इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो एक शार्प इमेज नहीं बन पाती है। अगर डिफरेंट कलर्स की लाइट अलग अलग जगह पर फोकस हो रही है तो हमें यहाँ पर एक ब्लर इमेज प्राप्त होती है, और इस तरीके के एबेरेशन को हम कहते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। इसी तरीके के और भी कई एबेरेशन सिंगल लेंस सिस्टम से मिलने वाली इमेजेस में मिलते हैं, और ना सिर्फ ये एबेरेशन, ये जो लेंस है उसके कर्वेचर की वजह से होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरेशन की वजह से होते हैं, या और इंसिडेंट लाइट की एंगल की वजह से भी कई एबेरेशन या डिफेक्ट्स इमेज में मिलने लगते हैं। तो कोएक्सियल लेंस सिस्टम इसलिए यूज किया जाता है ताकि इन डिफेक्ट्स को, इन एबेरेशन को करेक्ट किया जा सके। अगर हम एक लेंस सिस्टम यूज करते हैं तो इससे न सिर्फ एबेरेशन दूर होते हैं बल्कि हम अपनी इमेज का मैग्निफिकेशन भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम मल्टीपल लेंसेज यूज करते हैं तो हम इमेज का क्लियरिटी, उसका साइज, पोजीशन, वो सब भी एक शार्प पोजीशन पर हम उसे पा सकते हैं। कई अलग तरीके के डिफेक्ट्स जो सिंगल लेंस सिस्टम में मिलते हैं, मल्टीपल लेंसेज को यूज करने से वो रिड्यूस हो जाते हैं, और इस तरीके से हमें एक प्रॉपर इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट की मिल सकती है। अब ये जो लेंस सिस्टम है, इनसे इमेज बनती कैसे है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम देखें, ये पर्टिकुलर लेंस सिस्टम L1 एक कॉन्वेक्स लेंस और L2 एक कॉनकेव लेंस से मिलकर बना है। अब अगर हम इसके सामने एक ऑब्जेक्ट Q1 I1 रखते हैं और हम देखना चाहते हैं कि इस लेंस सिस्टम से फाइनली इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनेगी, उसका साइज क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, तो हमें ये दो लेंसेस, चार स्फेरिकल सरफेस, पहली सरफेस L1 की लेफ्ट सरफेस,
फिर L1 की राइट सरफेस, तीसरी सरफेस L2 की लेफ्ट सरफेस और चौथी सरफेस L2 की राइट सरफेस। इन चारों सरफेस से होने वाले स्फेरिकल होने वाले रिफ्रैक्शन को ध्यान में देना होगा और तब फाइनली हम बता पाएंगे कि ये रे कैसी होगी। तो अभी जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया कि लेंस सिस्टम किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लेंसेज के। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज किए गए हैं इस सिस्टम में, तो ये 2 कॉन्वेक्स लेंस हो सकते हैं या सिर्फ 2 नहीं, 3, 4, उससे ज़्यादा कितने भी नंबर के लेंसेस हो सकते हैं। तो अगर हमें इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानना हो तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। सारी की सारी स्फेरिकल सरफेसेस को कंसीडर करते हुए अगर हम इमेज फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाती है। जैसे कि ये पर्टिकुलर स्लाइड बता रही है कि जो जूम लेंसेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, एक बाई कॉन्केव लेंस है और एक बाई कॉन्वेक्स लेंस फिर साथ में यूज किया गया है और वो किस तरीके से इमेज को जूम करता है। तो अगर हमें समझना है कि कैसे फाइनली ये मैग्निफिकेशन कैसे पाया जा रहा है एक प्रिसीशन के साथ में, तो उसके लिए हमें हर स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है उसे करके देखना होगा, जो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर सिस्टम इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा होने वाला है। तो यहीं पर बात आती है गॉसेस थियरी की। जब हम एक कॉम्प्लिकेटेड लेंस सिस्टम की बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल थिन लेंस नहीं है, या तो एक थिक लेंस है जिसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, नेग्लिजिबल नहीं है, और या फिर थिक लेंस ना होके हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ कितने भी लेंसेस हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ लेंसेस और कितने भी टाइप्स ऑफ लेंसेस उस सिस्टम में हो सकते हैं। तो गॉस का जो थियरी है, गॉस का जो सिद्धांत है, वो ये बताता है कि कोएक्सियल लेंस सिस्टम, जो एक ही अक्ष पर लेंसेस रखे हुए हैं जिनमें किसी भी संख्या में लेंस को प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम को एक सिंगल यूनिट की तरह यूज किया जा सकता है। सिंगल यूनिट से मतलब है कि ऐसे सिस्टम से बनने वाली इमेज के साइज और पोजीशन का पता लगाने के लिए अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको अलग अलग ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला जो एक सिंपल थिन लेंस के लिए यूज होता है, उसको हम डायरेक्ट इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि जो भी दूरियां होंगी उसको अब हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से नहीं नापेंगे। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से नहीं नापते हुए उनको 2 एक हाइपोथेटिकल प्लेन्स एज्यूम किए गए हैं इस थियरी में, जिसको, और वो प्लेन्स जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स को कहते हैं गॉस पॉइंट्स। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उन गॉस पॉइंट से वो दूरियां नापी जाती हैं। अब हमें ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की या इमेज की या फोकल पॉइंट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ना नाप के इन हाइपोथेटिकल प्लेन्स से नापनी होगी। तो इमेज फॉर्मेशन अगर हमें समझना है कि गॉसेस थ्योरी को यूज करके हम कैसे इमेज फॉर्म कर सकते हैं किसी कॉम्प्लिकेटेड लेंस सिस्टम से, तो हमें पहले इन पॉइंट्स, गॉस पॉइंट्स या जिन्हें कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है, इनके बारे में जानना होगा। तो ये कार्डिनल पॉइंट किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए 6 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 2 फोकल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स और 2 नोडल पॉइंट्स होते हैं। इन 6 बिंदुओं से होके जाने वाले प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 6 प्लेन्स होते हैं और ऑप्टिकल सिस्टम के कार्डिनल प्लेन्स वो कहलाते हैं। ये कार्डिनल पॉइंट और प्लेन्स किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। अगर किसी भी सिस्टम के लिए इन पॉइंट्स और प्लेन की जानकारी हो जाए तो सिस्टम से बनने वाले इमेज की साइज, पोजीशन, उसके मैग्निफिकेशन, अलग अलग सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन के जानकारी के बिना आसानी से हम पता लगा सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके अनुसार किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के लेफ्ट साइड जिधर ऑब्जेक्ट को रखा गया है उस स्पेस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस,
और दूसरी तरफ जैसे इसमें राइट साइड का जो स्पेस है जिधर इमेज फॉर्म हो रही है उस स्पेस को कहते हैं इमेज स्पेस। तो यहाँ पर अब इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट स्पेस से आ रही है और वो इमेज बनाएगी इमेज स्पेस में, जैसा हम इस पर्टिकुलर सिस्टम पर देख रहे हैं। ये एक थिन लेंस है तो इसका प्रिंसिपल प्लेन, दोनों प्लेन कोइंसाइड कर रहे हैं। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट स्पेस हम किसे कहेंगे और इमेज स्पेस हम किसे कहेंगे। तो फोकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का जो फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट है उसको हम थिन कॉन्वेक्स लेंस के ही फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट की तरह ही उसको समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि कोई कॉन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है। इट्स जस्ट अ शॉर्ट वीडियो क्लिप टू शो दैट हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस। तो वीडियो में आपने देखा कि जैसे ही लेंस को स्क्रीन के पास आपने देखा कि जैसे ही लेंस को इसके पीछे रखी स्क्रीन के पास लेके आते हैं या जो भी वो ऑब्जेक्ट है इसके पीछे रखी विंडो उसकी एक शार्प इमेज या पॉइंट जो भी वो ऑब्जेक्ट और जैसे ही उस जगह से इसको उसकी एक शार्प इमेज प्लेस किया जाता है तो इमेज ब्लर, जैसे ही उस जगह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वापस जहां पर शार्प इमेज है तो इमेज ब्लर हो जाती है कि यहाँ पर ये फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर शार्प इमेज बनी है हम कहते हैं कि यहाँ पर ये फोकस कर रहा है। फोकल पॉइंट्स को अगर समझना हो तो थिन कॉन्वेक्स जानते हैं कि किसी भी थिन फोकल पॉइंट्स को अगर समझना अगर कोई तो जैसे हम जानते हैं इंसिडेंट रेज, पैराक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, इंसिडेंट रेज पैराक्सियल से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो सरफेस है उससे गुजरने के बाद एक पॉइंट ऐसा होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर उससे रिफ्रैक्ट होने के बाद ये गुजरती है, पॉइंट ऐसा होता है प्रिंसिपल फोकल पॉइंट कहते हैं जहां से होकर ये गुजरती हैं, जिसे हम इसका ये फर्स्ट फोकल पॉइंट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर रखा जैसे हमने कहा कि गॉसेस थ्योरम में आ रही है। अब हम उस स्पेस की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्पेस से आने वाली रेज हम अब इमेज स्पेस में इमेज की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्पेस से आने वाली रेज अगर इमेज स्पेस में इमेज बना रही है तो ये एक पॉइंट पर फोकस होती है, मतलब अगर इन्फिनिटी से आ रही है इन्फिनिटी पर तो ये एक पॉइंट पर फोकस होती है, मतलब इस पॉइंट पर जिसे हम फर्स्ट फोकल पॉइंट पर सिचुएटेड ऑब्जेक्ट की ये इमेज इसी तरीके से बनाती है। जिसे हम मान लीजिए अगर ये थिन लेंस ना होके इसकी मोटाई तरीके बढ़ जाए, ये थिन से मान लीजिए अगर ये थिन लेंस ना हो, ये जितना ज्यादा थिक बढ़ जाएगा थिन से थिक लेंस, यहाँ रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बेंड कर जाएगा इंसिडेंट रेज को, यहाँ रिफ्रैक्शन बेंड करेगा होगा उतना ज्यादा बेंड करेगा इंसिडेंट रेज को, उतना ज्यादा लेंस ज्यादा बेंड करेगा इनकी फोकल लेंथ का मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से उतना ज्यादा लेंस के पास दूरी इनकी फोकल लेंथ प्रीवियस ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकल पॉइंट की दूरी मेजर प्रीवियस तो ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी घट गई, जितना ज्यादा लेंस थिक होता जा रहा है सेंटर से ये दूरी घट गई, जितना ज्यादा और उसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी पावर उतनी कम बढ़ गई है, उतना ज्यादा रिफ्रैक्ट और उसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ गई है, उतना ज्यादा रिफ्रैक्ट तो इसी तरीके से बेंड कर रहा है। ये एक पिक्चर है इसी तरीके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इंसिडेंट रे पिक्चर है जिस पर फोकल हो रहे हैं कि किस तरीके से एक लेजर इंसिडेंट रे करके दिखाया पॉइंट पर फोकल हो रही है लेंस का फोकल में लेजर लाइट यूज करके दिखाया गया है कि यहाँ पर इस साइड को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कितना क्लियरली आप देख सकते हैं और यहाँ पर इस साइड को हम कहेंगे इट विल डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट किस तरफ और लेफ्ट साइड को कहेंगे यूजुअल स्पेस, इट विल डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट किस तरफ हम लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट स्पेस यूजुअल अभी के डिस्कशन को बढ़ाएंगे आगे हम लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट स्पेस लेके इस तरीके को बढ़ाएंगे आगे। तो सेकंड फोकल पॉइंट जो इस तरीके से किसी भी इमेज सेकंड फोकल पॉइंट इसका मतलब है कि ऑप्टिकल सिस्टम के दाईं ओर प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित ये एक ऐसा बिंदु मतलब है कि ऑप्टिकल सिस्टम के दाईं साइड के प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित ये एक ऐसा बिंदु है। सेकंड फर्स्ट फोकल पॉइंट हम राइट साइड के सिचुएटेड पॉइंट को कह रहे हैं
और तो ये एक ऐसा पॉइंट है दाईं ओर राइट साइड में कि अगर ऑब्जेक्ट स्पेस से पैरेलल, तो ये एक ऐसा पॉइंट है दाईं ओर पर स्थित कि अगर ऑब्जेक्ट स्पेस से पैरेलल रेज आती है जिससे होकर जाने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पॉइंट वो पॉइंट है पैरेलल, जिससे होकर जाने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से पैरेलल और सेकंड फोकल पॉइंट F1 और F2, तो इसे हम से गुजरने वाले प्लेन्स जो प्रिंसिपल पॉइंट F1 और F2 उन्हें गुजरने वाले प्लेन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कहते हैं। उन्हें ऑप्टिकल जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड थिन लेंस के टिपिकल रे डायग्राम यहाँ पर जो आप जिस तरीके से फर्स्ट फोकल पॉइंट को थिन लेंस के टिपिकल रे डायग्राम यहाँ पर जो या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड लेंस सिस्टम जो ऊपर दिखाया गया है, इसे थिक लेंस या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर करें जो और बाउंड्री सरफेसेस को छोड़ के इन बिटवीन अगर हम उससे कंपेयर करें यहाँ पर और बाउंड्री सरफेसेस को छोड़ के इन बिटवीन अगर हम जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर रखे हुए इग्नोर कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग रेज को इग्नोर कर सकते हैं सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग रेज को बाउंड्री अगर इसको बैकवर्ड ट्रेस करें इस पॉइंट पर देखें अगर हम अगर इमर्जिंग जो रेज उनको बैकवर्ड ट्रेस करें अगर हम और इस सरफेस पर इमर्जिंग जो बैकवर्ड ट्रेस करें तो ये और इस सरफेस पर इंसिडेंट ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो ये पर इसी तरीके से हर रे के लिए हम ये दोनों लाइंस पॉइंट्स का लोकस अगर पॉइंट पर इसी तरीके से हर रे के लिए हम करें और इन पॉइंट्स का लोकस अगर इस प्लेन को हम कहते हैं तो ये जो प्लेन हमें मिला और इस प्रिंसिपल प्लेन इस प्लेन को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इसे कह रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो पॉइंट इसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट स्पेस में सेकंड रेज हैं इनको बैकवर्ड ट्रेस इसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट लोकस से एक प्लेन मिलेगा रेज हैं इनको बैकवर्ड ट्रेस करें तो हमें इनके लोकस से एक प्लेन मिलेगा जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी मिलता है प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल जिसके प्रिंसिपल एक्सिस तो इन प्लेन्स का प्रिंसिपल एक्सिस से रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन H1 और तो इन प्लेन्स का प्रिंसिपल हम कहते हैं रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन H1 और H2 इस ऑप्टिकल सिस्टम के जो हमारे सेकंड सेट सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट इस ऑप्टिकल सिस्टम के जो कार्डिनल सेकंड सेट ऑफ ये जो दो पॉइंट्स हैं कार्डिनल H2 पिछली इमेज में जो दिखाए गए ये जो दो पॉइंट तो ये H1 H2 या H और H2 पिछली ये कंजुगेट पॉइंट्स हैं तो ये H1 H2 या H और H ये कंजुगेट प्लेन्स हैं एक दूसरे के कंजुगेट पॉइंट्स का मतलब है इनका ये जो प्लेन्स हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टीज हैं कि इनमें लेटरल मैग्नीफिकेशन इनका लेटरल इन दोनों प्लेन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लेन को इंसिडेंट रे का मैग्नीफिकेशन मतलब अगर ये तो ये जो डिस्टेंस प्लेन को इंसिडेंट रे का इज इक्वल्स टू h डैश कर डैश मतलब तो ये जो डिस्टेंस है h i जो ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू h डैश i डैश लेटरल जो स्पेस में साइज है जो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं उसका जो इमेज स्पेस में तो इसे हम लेटरल जो भी लेटरल मैग्नीफिकेशन वो चेंज नहीं हुआ इमेज स्पेस में तो इसे हम कहते हैं कि इसका लेटरल मैग्नीफिकेशन प्लेन्स हैं प्लस जो यहाँ पर दो लाइन से दिखाए गए हैं ये जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं किसी भी जो यहाँ पर दो लाइन से दिखाए गए सेट ऑफ हाइपोथेटिकल प्लेन्स हैं किसी इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस एक सेट ऑफ हाइपोथेटिकल प्लेन्स है इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अब किसी भी ऑप्टिकल लेंस की कुछ प्रॉपर्टी ना भी कॉम्प्लेक्स पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर ऑफ लेंसेस किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो कितने लेकिन किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम टाइप्स ऑफ ये सिर्फ क्यों ना ही होंगे नंबर में लेकिन किसी भी ऑप्टिकल प्लेन्स होते हैं ये सिर्फ दो ही होंगे नंबर दूसरा सिर्फ दो ही प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं अगर हम देखें H1 और H2 के बीच में इस रीजन में कि अगर हम देखें के H1 और H2 के बीच जो रेज हैं इस रीजन में उन्हें हमेशा और H डैश के बीच में जो रेज हैं उन्हें हमेशा एक्सिस के प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच में सारी रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रीट प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच में सारी रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रीट किया जाता है तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट एक दूसरे के कंजुगेट स्थित है तो इसकी मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पर यूनिट लेटरल मैग्नीफिकेशन के साथ में सेकंड प्रिंसिपल प्लेन पर इसलिए इनको यूनिट लेटरल कहा जाता है के साथ में बनेगी इसलिए प्रिंसिपल प्लेन्स की जो पोजीशन है वो किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल प्लेन की जो पोजीशन है वो किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम की ऑब्जेक्ट को चेंज कर दें इनकी पोजीशन और इमेज अगर हम उस सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें तो ऑब्जेक्ट और इमेज के चेंज होने से या उनकी पोजीशन प्रिंसिपल प्लेन्स की पोजीशन नहीं पोजीशन ये चेंज होने ऑप्टिकल सिस्टम की प्रॉपर्टी प्रिंसिपल प्लेन्स की पोजीशन नहीं बदलेगी सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑप्टिकल सिस्टम पॉइंट्स जो है ये एक
रेफरेंस पॉइंट है। सेट और ये यूज होता है दूसरे कई सारे पैरामीटर्स को मेजर रेफरेंस करने के लिए, जैसा कि हमने और ये यूज होता है दूसरे कई सारे पैरामीटर्स का जो मेजर assumption है, जैसा कि हमने assumption शुरुआत में कहा था कि गॉसिस थ्योरी का जो जिन्हें assumption है, अंडरलाइंग assumption, और उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जिन्हें हम प्रिंसिपल प्लेन्स ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, या इमेज उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए की है दूरी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से या इमेज मेजर करके फोकल पॉइंट किसी की दूरी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से नहीं चूज करेंगे, मेजर करके, बल्कि उस पूरे कॉम्प्लिकेटेड लेंस के ऑप्टिकल प्रिंसिपल प्लेन्स को सर्च करेंगे सबसे पहले, बल्कि उस पूरे प्रिंसिपल प्लेन के प्रिंसिपल प्लेन्स को सर्च करेंगे सबसे पहले, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्रिंसिपल प्लेन्स से, जिन्हें हम प्रिंसिपल पॉइंट्स कह रहे हैं, के जो पॉइंट ऑफ दोनों इंटरसेक्शन प्रिंसिपल है पॉइंट्स प्रिंसिपल से एक्सिस से, जिन्हें हम प्रिंसिपल पॉइंट्स जितने भी डिस्टेंसेस के उन दोनों मेजरमेंट्स प्रिंसिपल पॉइंट्स वो से हम इन पॉइंट से करेंगे। जितने भी साइन कन्वेंशन ऐसा रहेगा कि ऑब्जेक्ट स्पेस के लिए ये नेगेटिव पॉइंट और इमेज स्पेस के लिए साइन कन्वेंशन ऐसा रहेगा कि ऑब्जेक्ट स्पेस के लिए ये नेगेटिव होगा और इमेज स्पेस के लिए ये पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं सम्मिलित जो अंतिम सेट है जिसे नोडल पॉइंट्स कहा जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये भी दो कंजुगेट पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। मान लीजिए कि किसी कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टिकल सिस्टम के दो प्रिंसिपल प्लेन्स जिन्हें H1P1 और H2P2 से यहाँ पर दिखाया गया है, तो नोडल पॉइंट्स N1 और N2 ये भी दो कंजुगेट पॉइंट्स हैं, मतलब एक पॉइंट जो ऑब्जेक्ट स्पेस में रहता है उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट इमेज स्पेस में लाई करता है। तो ये दो कंजुगेट पॉइंट्स हैं। इनसे मान लीजिए जैसे ये एक रे है जो इस नोडल पॉइंट से होके गुजरती है, तो इमेज स्पेस में ये दूसरे नोडल पॉइंट से होके गुजरती है इस तरीके से कि अब इनका लेटरल मैग्निफिकेशन जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, लेटरल मैग्निफिकेशन की हमने बात की थी प्रिंसिपल पॉइंट्स के केस में, नोडल पॉइंट के केस में हम बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन यूनिट पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें H1P1 और H2P2 किसी ऑप्टिकल सिस्टम के फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन्स हैं और AF1 और BF2 फर्स्ट और सेकंड फोकल प्लेन्स हैं। AH1 जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके गुजर रही है और वो प्रिंसिपल प्लेन को H1 पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये सिस्टम से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल इस ऑप्टिकल सिस्टम के सेकंड फोकल पॉइंट से होके गुजरेगी। सिमिलर जिस तरीके से थिन लेंस के लिए हम देखते हैं, ये हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। और ए से जाने वाली रे AT1, ये जो एक इंक्लाइंड रे है AT1 जो इमर्जेंट रे H2F2 के पैरेलल है। AT1 H2F2 रे के पैरेलल है। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन को ये T1 पर इंटरसेक्ट करती है और ये रे सेकंड प्रिंसिपल प्लेन से T2 से इमर्ज होती है इस तरीके से कि ये इमर्ज होने वाली जो रे है T2R, ये रे भी इंसिडेंट रे AT1N1 के हम देख सकते हैं कि ये जो दो डिस्टेंसेस हैं T2P2 और T1P1, कहने का मतलब कि ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं इंसिडेंट और इमर्जेंट रेज के प्रिंसिपल प्लेन से, इनकी प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी एक जैसी है। तो ये इंसिडेंट और इमर्जेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से रिस्पेक्टिवली α1 और α2 एंगल्स बना रही हैं। ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर N1 N2 पॉइंट पर मिलती है। तो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि AN1 इज पैरेलल टू T2R। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दैट मीन्स ये α1 और α2 एंगल जो हैं दीज आर सेम। N1 and N2 are two conjugate points on principal axis such that tangent of α1 tan α1 and tan α2 का रेशियो हमेशा +1 रहता है। इसको हम कहते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन सिस्टम का यूनिट पॉजिटिव है। और ये पर्टिकुलर डायग्राम एस चांद पब्लिकेशन की और टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्टिक्स से लिया गया है। तो एट लास्ट सारे कार्डिनल पॉइंट्स को समझने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग गॉसेस थियरी। तो इमेज के साइज और पोजीशन को अब पता लगाने के लिए हमें अलग अलग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कर्वेचर और
बाउंडिंग सरफेसेस के बीच में मीडियम कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसको जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए F1, F2 प्रिंसिपल फोकस, N1, N2 नोडल पॉइंट्स, P1, P2 प्रिंसिपल पॉइंट्स को दर्शा रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, जो उसी सेम बुक से लिया गया है। AB प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज हम किस तरीके से बना सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली पहली रे AH1 जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से H1 पर मिलती है और इसके कंजुगेट इमेज स्पेस में जो पॉइंट है H2 से ये इमर्ज होती है और H2 से इमर्ज होने के बाद ये सेकंड फोकल पॉइंट F2 से होकर जाती है। इस स्थिति में H1 P1 और H2 P2 दोनों डिस्टेंसेस सेम है। H1 P1 इज इक्वल्स टू H2 P2। दूसरी रे AF1 K1 ऑब्जेक्ट स्पेस में फर्स्ट फोकल पॉइंट F1 से होकर जाती है और फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन को K1 पर मिलती है। इसके कंजुगेट इमेज स्पेस में पॉइंट K2 से ये इमर्ज होती है और क्योंकि ये फर्स्ट फोकल पॉइंट से होकर आई है तो इमेज स्पेस में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और इस तरीके से कि K1 P1 और K2 P2 डिस्टेंसेस सेम रहती है। तीसरी रे जो नोडल पॉइंट से होके गुजरेगी AT1 N1। AT1 N1 सिस्टम के फर्स्ट नोडल पॉइंट N1 से गुजरती है। इसके कंजुगेट इमेज स्पेस में जो पॉइंट है N2, इससे ये इमर्ज होती है और इंसिडेंट रे AN1 के पैरेलल रहती है। इस इमर्जेंट रे इन तीनों इमर्जेंट रे या किन्हीं भी दो को हम ले सकते हैं, उनके इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट स्पेस में जो पॉइंट है A, उसकी इमेज A1 पॉइंट पर बनती है। और अब अगर हम इस A1 पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें ऑब्जेक्ट स्पेस में रखे ऑब्जेक्ट AB की इमेज स्पेस में A1 B1 पर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से गॉसेस थियरी का यूज करके हम बहुत ही सिंपली बीच के पूरे कॉम्प्लिकेशन को नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ बाउंडिंग सरफेसेस को यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट स्पेस में रखे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज और पोजीशन आसानी से बता सकते हैं। डिफरेंस ये है और अब हम इसमें डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां पर F जो है वो फोकल लेंथ है, V इमेज स्पेस में जो इमेज बनी है उसकी इमेज की दूरी है प्रिंसिपल प्लेन से, और U ऑब्जेक्ट की दूरी है जो ऑब्जेक्ट स्पेस में रखा गया है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से। डिफरेंस बस इतना ही है कि अब हमें डिस्टेंसेस प्रिंसिपल प्लेन से मेजर करनी है। सो if you know the position of these 6 cardinal points, 6 cardinal planes, you can easily draw you can easily check how image is being formed for any object। यहाँ पर ये ज़रूर हमें देखना होगा कि हमने जस्ट एक छोटा सा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करी, जिसमें कि लेंस सिस्टम के दोनों तरफ जो भी मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तब ये जो डिस्कशन है तब ये वैलिड है। अगर सिचुएशन और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते जाएगी तो थोड़ा सा चेंज फॉर्मुलेशन में आएगा, बट अदरवाइज ट्रीटमेंट का जो तरीका है सबसे जनरलाइज गॉसेस थियरी को यूज करके किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है किसी ऑब्जेक्ट की, बेसिक प्रिंसिपल हम इस डिस्कशन में हमने डिस्कस किए। तो थैंक यू सो मच for your kind attention।